नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत के संवैधानिक विकास पार्ट 5 के इस नए वीडियो में। हालांकि इससे पहले मैंने भारत के संवैधानिक विकास का 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देखें। आज हम लोग 3 महत्वपूर्ण अधिनियमों की चर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ साथ हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस टॉपिक से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आइए मित्रों, हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसका पहला कंटेंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार कहती है कि हम भारत में क्या करेंगे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, इसकी घोषणा करती है। और इसी क्रम में, मतलब इसी घोषणा के आधार पर, इसी क्रम में 1919 में क्या आता है, भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कब लागू हुआ, जो 1921 में लागू हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि 20 अगस्त 1917 को क्या होता है, घोषणा होता है अंग्रेजों के द्वारा कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। इसी आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है और 1921 में वह क्या होता है, लागू होता है। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो क्यों इसका नाम 1919 के भारत शासन अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पड़ा, तो इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है, तो आइए देखते हैं हम लोग अगले कंटेंट में। अगला कंटेंट है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू क्या थे, उस समय भारत के राज्य सचिव थे, तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, और चेम्सफोर्ड उस समय के क्या थे, वायसराय थे। इसीलिए इस अधिनियम का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है रखा गया। तो आइए हम लोग अगला कंटेंट देखते हैं। हमारा अगला जो कंटेंट है वो है, इसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जिसको हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो पहले यूपीएससी की परीक्षा जो होती थी वो लंदन में होती थी। भारतीय भी अगर एग्जाम देते थे तो उन्हें लंदन जाकर एग्जाम देना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है कि भारत में एग्जाम को क्या किया जाए, कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया है ना। सीमित संख्या में, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड है ना। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि लोग जो वोट करेंगे किस आधार पर वोट करेंगे, संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। आज हम लोग क्या देखते हैं, है ना, वो सभी वोट कर सकते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो टैक्स देते हो, चाहे वो टैक्स ना देते हो। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर ही आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इसी आधार पर सीमित रूप से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, कि महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, वोट कर सकती हैं। तो उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं। कहने का मतलब कि सभी महिलाएं जो है वोट नहीं कर सकती, कुछ महिलाएं ही वोट कर सकती हैं। और वो किस आधार पर, तो संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर। तो इन सभी पॉइंट्स को आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके कुछ अन्य प्रमुख बिंदु को। तो आइए देखते हैं हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम के अन्य प्रमुख बिंदु। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय विषयों व प्रांतीय विषयों को अलग अलग करने का प्रावधान। तो केंद्रीय विषयों व प्रांतीय विषयों को अलग अलग करने का प्रावधान कहाँ किया गया, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके अंतर्गत किया गया। पुनः क्या किया गया कि ये जो प्रांत यानी राज्य के जो विषय थे, इस प्रांत के विषय को भी 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग थे, तो एक था हस्तांतरित जिसको ट्रांसफर्ड कहा गया, वह दूसरा था क्या, आरक्षित जिसको रिजर्व्ड कहा गया। यानी प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, है ना।
प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। तो ये जो द्वैध शासन की शुरुआत थी, हस्तांतरित और आरक्षित, ये किसके दिमाग की उपज थी? तो एक ब्रिटिश विद्वान है जिसका नाम है लियोनिस कार्टिस। तो इनके दिमाग की ये उपज थी कि जो प्रांत है उसको हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह द्वैध शासन की व्यवस्था ब्रिटिश विद्वान लियोनिस कार्टिस के दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या क्या विषय थे और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत क्या क्या विषय थे। तो देखिए, आरक्षित विषय के अंतर्गत जो विषय थे वो अगला कंटेंट आप देखिएगा। तो आरक्षित विषयों के अंतर्गत वित्त, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भू राजस्व व अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी गवर्नर एवं कार्यपालिका परिषद पर थी। तो कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि जो आरक्षित विषय थे ये अंग्रेजों के हाथों में थे। किनके हाथों में थे? अंग्रेजों के हाथों में थे। और इसके अंतर्गत क्या क्या था अंग्रेजों के हाथों में? तो वित्त जो है वो अंग्रेजों के हाथों में होगा, जो पुलिस होगी वो अंग्रेजों के हाथों में, जो न्याय प्रशासन होगा वो अंग्रेजों के हाथों में होगा। ठीक है, और जो जेल होगा वो अंग्रेजों के हाथों में, जो भू राजस्व वो भी अंग्रेजों के हाथों में, और जो अल्पसंख्यक से संबंधित मामले होंगे, अल्पसंख्यक, तो वो भी किसके हाथों में होंगे? अंग्रेजों के हाथों में होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है? हस्तांतरित विषय के संबंध में। तो हस्तांतरित विषय क्या था? तो दूसरी तरफ हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व स्थानीय स्वशासन की जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों को सौंपी गई। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए आप कि अगर आपको कृषि में सुधार करना है, शिक्षा में सुधार करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है या स्थानीय शासन में सुधार करना है, तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी? इसके लिए आपको वित्त की जरूरत होगी, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। लेकिन ये जो वित्त है, आप देख रहे हैं कि वित्त किसके हाथों में है? ये आरक्षित विषय यानी ये अंग्रेजों के हाथों में है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत भारतीयों को जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन जो पावर है आरक्षित विषयों के अंतर्गत, जो पावर है वो पावर अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। आज जो हम लोग लोकसभा या राज्यसभा देखते हैं, तो इसके गठन का प्रावधान पहली बार कब किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। लेकिन इसमें कुछ अंतर था। ठीक है, क्या अंतर था? अगले कंटेंट में देखते हैं हम लोग कि दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं कि जो लोकसभा है यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन जो राज्यसभा है इसमें जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, हालांकि यहां पर जो है व्यवस्था की पहली बार जो है शुरुआत की गई। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक यानी अलग निर्वाचन विस्तारित किया गया कि इन लोगों के लिए क्या होगा, अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, हालांकि बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन बहुत सारे प्रावधान लागू भी नहीं हुए, तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये प्रावधान किए गए थे इनके अलग निर्वाचन की, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि वायसराय कार्यकारी परिषद, मतलब वायसराय का जो एक तरह से कैबिनेट है, में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो 6 में से 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य था। 6 में से क्या किया गया? कहा गया कि 3 सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मुख्य सेनापति को छोड़कर, जो कमांडर इन चीफ हैं, जो भारत में ब्रिटिश सेना के सेनापति होंगे, कमांडर इन चीफ, उनको छोड़कर जो 6 सदस्य हैं वायसराय की कार्यपालिका परिषद की, उसमें से जो 3 होंगे वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके कुछ अन्य बिंदु को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम के कुछ अन्य बिंदु। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। तो एक नए पद का गठन किया गया लंदन में भारत के उच्चायुक्त का, तथा राज्य सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्य उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। ठीक है, तो एक नए पद का गठन किया गया उच्चायुक्त का, और राज्य सचिव का जो पद था इसका गठन हुआ था 1858 के अधिनियम के तहत। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। इनके कुछ कार्यभार को कम करने के लिए इनके कुछ कार्य को
उच्चायुक्त को क्या किया गया, सौंप दिया गया, ताकि राज्य सचिव के कुछ कार्य क्या हो सके, कार्यभार कम हो सके। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि एक वैधानिक आयोग के गठन करने की व्यवस्था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ये जो अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसकी समीक्षा के लिए, इसकी जांच के लिए कि यह अधिनियम कितना हद तक जो है सफल है भारत में और क्या क्या इसमें कमियां हैं, है ना, इनकी जांच के लिए जो है एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई 10 वर्ष बाद। तो अगर आप 1919 में जो ये अधिनियम पारित हुआ था, भारत शासन अधिनियम, तो 1919 में अगर आप 10 वर्ष जोड़ेंगे तो वैधानिक आयोग का गठन कब होना है, तो 1929 में होना है। लेकिन इस आयोग का जो गठन है वो 2 वर्ष पहले ही हो जाता है, 1927 में हो जाता है, जिसे आप जो है साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। तो साइमन कमीशन की भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई थी 1919 के अधिनियम में। तो अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, आज भी आप देखते हैं कि जो केंद्र सरकार के बजट होते हैं वो अलग होते हैं, जो राज्य सरकार के बजट होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, पहली बार दोनों के बजट को अलग अलग किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि आईसीएस परीक्षा का, आईसीएस का मतलब क्या हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको आज हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं। तो आईसीएस की परीक्षा का भारत में आयोजित करने संबंधी जो है प्रावधान किया गया, किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखेंगे कि आम हित के मामले में विचार विमर्श करने हेतु चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। इसमें कितने सदस्य थे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल में कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल थे 120 सदस्य, जिसमें 108 जो थे वो राज्यों के राजकुमार थे और जो 12 सदस्य थे वो थे अन्य राज्यों के प्रतिनिधि। तो जब आप 108 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो किसका गठन किया गया, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेप या नरेंद्र मंडल का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आम हित के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इससे संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है यूपीएससी 2012 में। तो क्या है ये प्रश्न, आइए देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं या हैं। इसमें जो है 3 जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं ये 3 कथन क्या है। पहला जो कथन है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रांतों में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अभी अभी हमने आपको बताया कि हस्तांतरित और आरक्षित, यानी ट्रांसफर्ड और क्या है, रिजर्व, 2 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है एक, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो कथन है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की क्या है, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो ये बिल्कुल ही गलत उत्तर है कि मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में नहीं किया गया था, वो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो भारत परिषद अधिनियम था, उसमें किया गया था। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत है। तीसरा अगर आप देखेंगे कि केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय को क्या किया गया था, अलग अलग यहाँ पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो हमें सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर क्या है, 1 और 3। और 1 और 3 अगर आप देखेंगे तो 1 और 3 आपको कहाँ मिलेगा, 1 और 3 मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है आप ये देख सकते हैं, ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य, प्रांतीय सरकार के जो कार्य थे, आरक्षित यानी रिजर्व्ड और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड
विषयों के अंतर्गत बांटे गए। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी हमने आपको बताया था हस्तांतरित, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या यूज कर दिया है इसने, तो अंतरित। तो घबराना नहीं है, आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, क्योंकि हिंदी वर्ड ये लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं एग्जाम में, लेकिन आप जो है अगर अंग्रेजी वर्ड याद रखेंगे तो ये चेंज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर्ड का मतलब जो है, ठीक है, हस्तांतरित ही है। ट्रांसफर्ड का मतलब जो है क्या है, हस्तांतरित ही है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हस्तांतरित विषयों में के अंतर्गत बांटे गए। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय जो है माने गए थे, कौन से इसमें क्या है, आरक्षित विषय हैं। तो पहला जो आपका ये है, क्या है आपका पहला ऑप्शन कि न्याय प्रशासन, ठीक है, ये आरक्षित विषय में थे, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है आपका स्थानीय सरकार, ये जो है आरक्षित में नहीं थे, ये कहाँ थे बताइए, हस्तांतरित में थे, ये बिल्कुल ही गलत है। तीसरा जो है भू राजस्व है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा जो है पुलिस है, ये भी जो है क्या थे, आरक्षित विषय के अंतर्गत थे। तो आरक्षित विषय के अंतर्गत जो है न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस ये था। स्थानीय जो स्वशासन था ये हस्तांतरित विषय के अंतर्गत था, ना कि आरक्षित विषय के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। और यहाँ पर क्या है ऑप्शन 1, 2, 3 गलत है। यहाँ पर क्या है देखिए 2, 3, 4 ये गलत है। यहाँ पर क्या है 1, 3, 4, तो यहाँ देखिए 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। तो ऑब्वियसली है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख सकते हैं आप कि ये प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2023 में पूछा गया है। क्या है ये प्रश्न, तो किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की, अभी यही तो चर्चा कर रहे थे हम लोग कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो हस्तांतरित और आरक्षित था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो गलत है। 1919 का भारत शासन अधिनियम सही है। अगर बी सही है तो ऑब्वियसली है कि सी गलत होगा और डी क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है अगला जो अधिनियम है हमारा वो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। लेकिन उससे पहले एक आयोग का गठन हुआ था जिसको साइमन आयोग कहते हैं। तो पहले हम लोग जो है साइमन आयोग की चर्चा कर लेते हैं, जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए लाया गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग साइमन कमीशन। तो आइए हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग। इसका पहला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। तो 8 नवंबर 1927 में इसका गठन कहाँ होता है, तो ब्रिटेन में होता है, तथा फरवरी 1928 में भारत पहुंचे। और फरवरी 1928 में ये लोग क्या करते हैं, भारत पहुंचते हैं। तो इस आयोग का जो है, जो साइमन कमीशन था, इसका उद्देश्य क्या था। तो अगला कंटेंट अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य था 1919 के अधिनियम, मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी जांच करनी थी कि यह अधिनियम भारत में कितना सफल है और उस पर जो है अपना रिपोर्ट इन्हें प्रस्तुत करना था। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इसका गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में हुआ था। मतलब सर जॉन साइमन क्या थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। क्योंकि सर जॉन साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। तो कितने सदस्य थे इसमें, तो अगला कंटेंट अगर आप देखेंगे तो कुल सदस्य संख्या 7 थी। मतलब टोटल इसमें जो है 7 मेंबर्स थे। और इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। और इसे क्या कहा गया, श्वेत कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इसमें क्या थे, एक भी भारतीय नहीं थे। अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इस आयोग में सभी ब्रिटिश थे। तो यही पॉइंट अभी हमने आपको बताया, इसमें क्या थे, सभी ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया, भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया। और पूरे भारत में जो है काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। और इसी में एक महत्वपूर्ण घटना और भी है कि लाहौर, तभी जो था भारत पाकिस्तान क्या थे, एक ही थे, ठीक है। वो तो 1947 में विभाजन हुआ था, इस समय क्या थे, एक ही थे। तो उस समय लाहौर में जो है विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। और यहीं पर पुलिस लाठीचार्ज में उन्हें जो है गंभीर चोटें लग जाती है और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट आप यह ध्यान में रखिएगा कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1930 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए
ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों तथा भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन, मतलब 3 जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने किया इसी रिपोर्ट के आधार पर भारतीयों के साथ 1930, 1931 और 1932 में किए, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, तो इसमें श्वेत पत्र तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया, तो श्वेत पत्र तैयार किया गया तथा इसके आधार पर ब्रिटिश संसद में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, ठीक है। तो साइमन कमीशन के का जो रिपोर्ट था, जो श्वेत पत्र था, श्वेत पत्र के आधार पर ही जो है भारत शासन अधिनियम जो है 1935 जो है क्या किया गया, पारित किया गया, ठीक है। अब भारत के संवैधानिक विकास पर जो है 2 महत्वपूर्ण अधिनियम बच गए हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन दोनों अधिनियमों की चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी अपना प्यार और समर्थन बनाए रखें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।